मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उत्सर्जन चैप्टर के अंतर्गत इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उत्तर पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ और जो भी चैप्टर के बायोलॉजी में पिछला जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया है, यदि उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर छूट गया है तो उस पर भी हम लोग डिस्कस इसी चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। मतलब आप समझ गए हैं कि उत्सर्जी पदार्थ, पौधे के अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको पौधे किस तरह से बाहर निकालते हैं। तो अब देखो, सबसे पहला जो बाहर निकालने का तरीका होता है, उसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे के अंदर जो भी बेकार पदार्थ होते हैं उसको वह पत्ते में लाते हैं और पतझड़ के माध्यम से उस पत्ते को गिरा देते हैं, जिससे उत्सर्जी पदार्थ उसी पत्ते के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखे होंगे कि पेड़ पौधों में जो फल लगता है या फूल लगता है, तो उन सब चीजों में भी जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो जमा हो जाता है। हाँ, यह बात अलग है कि हम लोग जब उस फूल या फल का उपयोग करते हैं तो हम लोगों को कुछ न कुछ फायदा होता है। तो फल और फूल के माध्यम से भी वह उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करते हैं। और तीसरा चीज है, उसके अंदर लेटेक्स, रेनिन, ये सारे चीज जो बनते हैं वह भी पुराने उत्तक में जमा हो जाते हैं। इस तरह से पौधा के अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको वह बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का डील कर देते हैं कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पौधे निम्न विधियों का उपयोग करते हैं। इसमें पहला नंबर, उत्सर्जी पदार्थों को पत्तियों में जमा करके पतझड़ के माध्यम से उससे मुक्ति पाते हैं। दूसरा, अतिरिक्त भोजन तथा अन्य पदार्थों को फूलों, फलों तथा संग्रहकारी अंगों में जमा करके उसको बाहर करते हैं। हालांकि जो भी जमा होता है वह मनुष्य या फिर और कोई जीव जंतु जरूरत के हिसाब से उसको तोड़ लेते हैं या फिर वह खुद अलग हो जाता है। तीसरा है लेटेक्स, रेजिन, टैनिन, ये सब जो अलग तरह के उत्पाद होते हैं यह पुराने उत्तक में जमा हो जाते हैं। मतलब एक गोंद के तरह आप देखे होंगे, और भी बहुत कुछ पदार्थ जो है आप देखे होंगे कि टहनी जो होते हैं उसके ऊपरी सतह पर ये सारी चीज जमा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। मतलब हमारे शरीर में जो मूत्र बनता है उसका बनना या उसके मात्रा का बनना वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो मूत्र बनने की मात्रा का नियमन जो है, उत्सर्जी पदार्थों के सांद्रण, यानी जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उसका सांद्रता कितना है, जल की मात्रा शरीर में कितनी है, तंत्रिकीय आवेश, तंत्रिकीय माध्यम, देखिए तंत्रिका तंत्र का संबंध जो है हमारे मस्तिष्क से होता है। तो मस्तिष्क भी इस चीज को रेगुलेट करता है कि हमारे शरीर से कितना मात्रा में मूत्र का विसर्जन होना चाहिए। आप देखे होंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी मूत्र का बारी आता है तो कुछ लोग भीड़ भाड़ के वजह से या लाज शर्म के वजह से उसको दबा करके रखते हैं। तो वहां पर हमारा मस्तिष्क काम करता है, वो सोचता है अभी दबा करके रखो, लोग क्या कहेंगे। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई कि जब भी मूत्र आपके शरीर में बने तो जहां तक संभव हो सके उसको ज्यादा देर तक रोक करके मत रखिए। इसका सीधा असर आपके किडनी पर पड़ सकता है या और भी अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए इन सब चीजों पर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर रोकने का काम हमारा मस्तिष्क जो है दिमाग लगाता है, चलो अभी रोक करके रखो, बिना मतलब का नहीं निकालना है। तो ये सारे चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि मूत्र बनने के नियमन में जो है हमारे मस्तिष्क का बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो खैर, मस्तिष्क का संबंध का मतलब हो गया कि तंत्रिका तंत्र से वह जुड़े हुए होते हैं। तो पहला नंबर, उत्सर्जी पदार्थों के सांद्रण, जल की मात्रा, तंत्रिकीय आवेश तथा उत्सर्जी पदार्थों की प्रकृति, यानी जो उत्सर्जित होंगे उसका प्रकृति किस प्रकार है, वह शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, उस आधार पर भी जो बेकार पदार्थ होते हैं या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह मूत्र के रूप में जो बाहर निकलते हैं, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है
वह एक वाहक की तरह होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, रक्त में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, वह क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाता है। और ऑक्सीजन जहां जहां जाएगा तभी हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। ऑक्सीजन की मात्रा कमी तो ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में निश्चित तौर पर कम होने लगेगा। तो इसलिए जैसे ही हीमोग्लोबिन कम होगा तो निश्चित तौर पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो दर होगा वह क्या होगा, घट जाएगा। घट जाएगा तो इसका मतलब ऊर्जा कम बनेगा, और ऊर्जा कम बनेगा तो निश्चित तौर पर इसका पूरा असर हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क, इन सारी चीजों पर पड़ेगा। तो समझ गए कि यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, मुख्य रूप से ऊर्जा में कमी आना। और जब ऊर्जा में कमी आएगा तो पूरा शरीर में कहीं न कहीं असर पड़ेगा। चलिए इसको पढ़ देते हैं कि लाल रक्त कोशिका में पाया जाने वाला श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के वहन का कार्य करता है। इसकी कमी से ऑक्सीजन के अवशोषण की दर घट जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन घट जाता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अवशोषण ही कम होगा तो ऊर्जा का दर घटेगा ही, और इससे शरीर की जैविक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती है। इससे मस्तिष्क तथा पूरे शरीर की कार्य क्षमता घटती है। समझिए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या है। दोहरा परिसंचरण, संचरण मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह आना। तो ये जो दोहरा है, दोहरा का मतलब दो बार, और यहाँ पर परिसंचरण का मतलब हुआ रक्त का प्रवाह। तो ये परिसंचरण शब्द जो है वह निश्चित तौर पर हमारे हार्ट, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। देखिए हमारा जो रक्त होता है हमारे शरीर में, वह हृदय से दो बार गुजरता है। एक बार अशुद्ध रक्त जाता है हमारे हृदय में, उसके बाद वह शुद्ध होकर के वह बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में रक्त को हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है, एक बार शुद्ध एक बार अशुद्ध। ठीक है, दो बार गुजरना पड़ता है, इसी का नाम है दोहरा परिसंचरण। ठीक है, तो यही है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण। तो मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर दो बार गुजरना पड़ता है, इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। समझिए बात को। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको अब मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो आपको बताया गया था कि वसा जो है, वसा क्या होता है, वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे पहले पाचन का मतलब क्या है। पाचन का मतलब ये है कि बड़ा से बड़ा कण टूट करके महीन से महीन कण छोटे कण में कन्वर्ट हो जाए, जिससे वह आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सके, या फिर उसका जहां जरूरत हो वहां पर जा सके। तो वह महीन कण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही उसके लिए पाचन हो गया। तो वसा जो है वह दो कण यानी वसीय अम्ल, फैटी अम्ल जिसको कहते हैं, और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट कौन करता है, लाइपेज जो है। देखिए पहले है पित्त रस, वसा का पायसीकरण करता है। पित्त रस मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके पश्चात क्षारीय माध्यम में लाइपेज एंजाइम उसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। मतलब मेन काम हो गया किसका, लाइपेज का। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, बस वसा जो है जैसे दूसरे फॉर्म में टूटा उसका पाचन हो गया। हाँ, तो एंजाइम उसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार वसा का पाचन होता है। यह प्रक्रम क्षुद्रांत के अगले भाग में शुरू होता है। क्षुद्रांत का अगला भाग जो होता है वो पक्वाशय होता है। चलिए खैर आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मना रक्त को अलग करना क्यों आवश्यक है। ऑक्सीजनित मना शुद्ध रक्त और विऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को क्यों अलग करना आवश्यक होता है। देखिए जब तक शुद्ध और विशुद्ध मतलब ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित
रक्त को अलग नहीं किया जाएगा तब तक ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे शरीर में नहीं होगा। और आप जानते हैं ऊर्जा के लिए हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होना जरूरी है। और चूंकि चाहे पक्षी हो चाहे स्तनधारी हो, उनके शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमेशा उसको ऊर्जा चाहिए, यानी हमेशा उसको ऑक्सीजन चाहिए। और ऊर्जा चाहिए तो इसलिए ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को अलग करना आवश्यक होता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब है ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने से शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। स्तनधारियों और पक्षी के शरीर के ताप को समान बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इन प्राणियों में दोनों प्रकार के रुधिर को अलग करना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक का आधार क्या? देखिए ये चीज वैसे पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया है कि कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा धार लैंग्वेज में है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक का आधार क्या है? देखिए वहन का मतलब होता है वाहन यानी ढोना। वहन का मतलब वाहन यानी ढोना, यानी हम जो भी शरीर में ग्रहण करते हैं उनको शरीर के संपूर्ण हिस्से तक पहुंचना जरूरी होता है। तो चाहे मनुष्य हो, चाहे अन्य जीव जंतु हो, चाहे पादप हो, तो सभी में जो भी पदार्थ होते हैं उसका वहन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक का आधार क्या है? तो यहाँ जो वहन तंत्र होते हैं उच्च पादप में, वह दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक जाइलम उत्तक और एक फ्लोएम उत्तक। ठीक है, तो जाइलम उत्तक क्या करते हैं? जल और खनिज लवण को पूरे शरीर में पहुंचाता है, मतलब पूरे हिस्से में पहुंचाता है, पेड़ पौधे के पूरे हिस्से में पहुंचाता है। और जबकि फ्लोएम, फॉ से फ्लोएम बताया था आपको, ध्यान होगा, और फॉ से फूड, फूड माना भोजन। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन को वह संपूर्ण हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। तो बस इसमें यही कह रहा था कि जाइलम और फ्लोएम के घटक का आधार क्या है, यानी जाइलम और फ्लोएम का क्या क्या कार्य है उसको लिखना है। तो उच्च संगठित पादप में वहन के दो घटक हैं। जाइलम जो खनिजों के जलीय घोल का वहन कर जड़ों से पूरे पादप में करती है। आप जान ही रहे हैं कि जल जो है जड़ में पाया जाता है, जड़ से पूरा शरीर में पहुंचाता है। और फ्लोएम पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन, ब्रैकेट में फूड लिख दिए ताकि याद रहे, फ्लोएम फोसे फ्लोएम फोसे फूड, फूड माना भोजन। फ्लोएम पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन को पूरे पादप में फैलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुंची का कार्य, जाइलम और फ्लोएम का कार्य हो गया, और यह दोनों जो है वहन तंत्र के घटक होते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य कैसे करता है? अनुरक्षण माना मेंटेनेंस, मतलब हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो किस तरह से हमारे शरीर को मेंटेनेंस में करते हैं, यानी एक तरह से रक्षा करते हैं, अनुरक्षण करते हैं। तो देखिए प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को थक्का करना, रक्त को थक्का करना। इसमें होता क्या है, जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगता है या कहीं कट जाता है तो क्या होता है, वहां से रक्त निकलने लगता है। अब आप सोचो कि कोई हिस्सा से लगातार रक्त निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, तो क्या होगा? आपके यदि शरीर का पूरा रक्त बाहर निकल जाए तो क्या होगा? रक्त के कारण ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है। अब वही नहीं रहेगा तो आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। इसीलिए जो रक्त बह रहा है उसको रोकना आवश्यक है। इसीलिए प्लेटलेट्स क्या करता है, उस जगह पर जा करके जो रक्त बाहर निकलने का रास्ता बन रहा है वहां के रक्ते को थक्का कर देता है। जाओ, अब जब रक्ते थक्का हो गया तो वहां से रास्ता उसका ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। देखिए एक बीमारी होता है मनुष्य के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। उसमें क्या होता है, उसमें यदि रक्त बहना शुरू हुआ तो वह रक्त कभी बंद ही नहीं होगा। इसका मतलब उसके अंदर प्लेटलेट्स का बहुत कमी है और वह बंद नहीं होने का मतलब पूरा शरीर वह निकलते रहेगा। पकड़े कब तक रहोगे? ये तो संभव नहीं है कि जिंदगी भर यहाँ पर पकड़े रहो या पट्टी बांधे रहो। तो इसलिए हीमोफीलिया जो है वह एक आनुवांशिक रोग है, उसका आज तक कोई उपचार नहीं हुआ है। खैर
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि प्लेटलेट्स कैसे अनुरक्षण का कार्य करता है। तो क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगता है या कट जाता है तो वहां से जो खून निकलता है तो या रक्त निकलता है तो प्लेटलेट्स उस रक्त को थक्का कर देता है, जिससे रक्त का बहना या रुधिर का बहना बंद हो जाता है। इस प्रकार प्लेटलेट्स हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करता है। समझ गए बात को? चलिए पढ़ लेते हैं इसको। यदि हमारे शरीर में कहीं पर चोट लगने या कट जाने पर रक्त निकलने लगता है तो प्लेटलेट्स उस रक्त को थक्का कर देती है, जिससे रक्त का स्राव रुक जाती है। इस प्रकार प्लेटलेट्स हमारे शरीर का अनुरक्षण करती है। समझ गए बात को? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।